आपके अपने चैनल सरकारी वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम पिछले भाग में देख चुके थे संसाधन के बारे में और संसाधन के बारे में जान चुके थे। तो हमने देखा था संसाधन के बारे में, हमने संसाधन देख लिए थे। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद समाप्ता के आधार पर संसाधन देख लिए थे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन देख लिए थे। फिर हमने राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय और एजेंडा 21 को भी देख लिया था। ये एजेंडा 21 किस लिए चलाया गया था, कब लाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने आगे भी देखा था कि मानव के लिए संसाधन की आवश्यकता क्यों और संसाधनों का जो अतिदोहन है उससे क्या नुकसान होते हैं। अब आज हम जानने वाले हैं भूमि संसाधन के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि भूमि जो है वह भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि भी जो है वह एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। और भूमि को हम अगर बात करें तो भूमि जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो भूमि जो है वह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि हमने देखा था कि ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, वह किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। तो भूमि जो है मानव के द्वारा तो नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो भूमि जो हुई किस प्रकार का संसाधन हुई, प्राकृतिक संसाधन हुई। तो अब प्राकृतिक संसाधन में हम भूमि को रखते हैं। तो भूमि देखो किसी देश या क्षेत्र के भीतर शामिल, जैसे कि हमने बात की कि ये जो है एक देश है और इस देश के अंदर जो है बहुत सारी भूमि होगी। इस भूमि को जो है हम क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। कि एक देश, उस देश के अंदर समाहित सारी भूमि जो है उस देश का क्या कहलाएगा, भूमि संसाधन कहा जाता है। तो किसी देश या क्षेत्र के भीतर शामिल भूमि को भूमि संसाधन कहा जाता है। अब भूमि के अंतर्गत जो है कई प्रकार की भूमि आती है। तो कई प्रकार की भूमियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रकार की भूमि आती हैं, हम उनको देखते हैं। तो नंबर एक भूमि की अगर हम बात करें बेटा, तो नंबर एक भूमि जो होती है वह होती है कृषि योग्य भूमि। नंबर एक भूमि कैसी भूमि, कृषि योग्य भूमि। ठीक है, कृषि योग्य भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जिस पर हम कृषि कर सकते हैं या कृषि करते हैं, ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, कृषि योग्य भूमि कहते हैं। तो हमें बताई गई है कृषि योग्य भूमि। दूसरी भूमि जो है वह है चारागाह भूमि। दूसरी भूमि को हम क्या बोलते हैं, चारागाह भूमि। ठीक है, अब चारागाह भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि से जिसका प्रयोग हम जो है पशुओं को चराने के लिए करते हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि कुछ भूमि जो है खाली पड़ी रहती है जिस पर पशु चरण के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसी भूमि को हम चारागाह भूमि कहते हैं। तीसरी भूमि जो है बंजर भूमि। तीसरी भूमि जो होती है कैसी भूमि होती है, बंजर भूमि। अब बंजर भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि आती है जिस पे ना तो हम कृषि करते हैं और ना ही इस भूमि का उपयोग जो है चारागाह के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। तो हमने देखा कि भूमि के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, चारागाह भूमि और बंजर भूमि को रखा जाता है। और एक और भूमि होती है जिसे हम बोलते हैं वन भूमि। ठीक है, वन में पाई जाने वाली भूमि जिस पर बहुत सारे पेड़ ना पौधे वृक्ष होते हैं, ऐसी भूमि जो है होती है उसे क्या कहते हैं, वन भूमि कहते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास जो है 4 प्रकार की भूमि उपलब्ध है।
कौन कौन सी? तो हमने देखा नंबर 1 कृषि योग्य भूमि, नंबर 2 है चारागाह भूमि, नंबर 3 बंजर भूमि और नंबर 4 जो है वन भूमि है। 4 प्रकार की भूमि हमारे पास उपलब्ध होती है। इस उपलब्ध भूमि में मनुष्य जो है विभिन्न क्रियाकलाप करता है। तो हमने देखा इस उपलब्ध भूमि पर मनुष्य विभिन्न क्रियाकलाप का मतलब कार्य करता है। तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू आकृतियों से तात्पर्य बेटा कैसे? अब हमने देखा कि ये जो भूमि होगी सारी की सारी भूमि एक सी तो नहीं होगी। तो भारत में कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं? भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी भू आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो भारत में कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं? भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू आकृतियाँ हम देखते हैं। तो नंबर 1 भू आकृति, जैसे हम देखें भारत में भूमि पर जो है पर्वत भी पाया जाता है, पर्वत के रूप में भूमि उपलब्ध है। फिर हमने देखा पठार के रूप में जो है भूमि उपलब्ध है। फिर हम देखें मैदान के रूप में जो है भूमि उपलब्ध है और फिर जो है द्वीप के रूप में जो है भूमि उपलब्ध है। तो हमने देखा कि भारत में भूमि की जो है कई आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू आकृति मतलब भूमि की आकृति। तो पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं और द्वीप भी पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप जो हैं वह पाए जाते हैं, जिसमें से 43% जो क्षेत्र है वह कैसा है बेटा? मैदानी है। 43% क्षेत्र पर जो है कैसी आकृति पाई जाती है? मैदानी आकृति पाई जाती है। अपन ने देखा 43% भूमि क्षेत्र जो है वह मैदान है, जो कृषि एवं उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। अब ये मैदानी भूमि जो है इसका उपयोग हम कृषि करने के लिए करते हैं और इसी पर जो है हमारी औद्योगिक क्रियाएं होती है। कोई औद्योगिक क्रिया की जाती है, कोई उद्योग लगाया जाता है तो वह मैदानी क्षेत्र में लगाया जाता है। तो मैदानी क्षेत्र का उपयोग हम कृषि और उद्योग दोनों के लिए जो है करते हैं। देश के हिस्से का लगभग 30% भाग क्या है? पठारी है। 30% भाग पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। तो हमने देखा कि देश के हिस्से का लगभग 30% भाग पर पर्वत है, जो नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। और हमने देखा कि जो पर्वत होते हैं इनसे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो पर्वतों को नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला देखें हम तो देश के क्षेत्रफल का 27% जो भाग होता है वह कैसा होता है? पठारी होता है। तो देश के क्षेत्रफल के 27% भाग जो है वह कैसा है? पठारी है। और पठारों से जो है हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? खनिज और जीवाश्म ईंधन की। किसकी बेटा? खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है, ठीक है, उसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो उसकी प्राप्ति जो है हमें पठार से होती है। तो हमने देखा, ठीक है, कि हमारे पास जो है पर्वत जो है नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। पठार से खनिज और जीवाश्म ईंधन जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम आदि चीज़ें निकलती है। मैदान से हमें कृषि करने के लिए उस भूमि का प्रयोग करते हैं और औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए प्रयोग करते हैं हम। तो अब हमने जाना कि चाहे वह भूमि कैसी हो, पर्वतीय भू आकृति वाली हो, पठारीय भू आकृति वाली हो, मैदानी भू आकृति वाली हो, द्वीप भू आकृति वाली हो,
ठीक है, सभी जो है मनुष्य के लिए उपयोगी है, इसलिए भूमि जो है एक प्रकार का क्या हुआ, संसाधन हुआ। और भूमि जो है किस प्रकार का संसाधन है बेटा, तो ध्यान रखना है कि भूमि जो है एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। अब इसके बाद हम जो है भूमि निम्नीकरण को देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण जो है क्या होता है। क्या देखेंगे बेटा, भूमि का निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, जानते हैं बेटा, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण। तो क्या होता है भूमि निम्नीकरण, तो देख तो लैंड डेग्रेशन, ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमने देखा कि भूमि का प्रयोग जो है हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही करते आए हैं, ठीक है। हमारे जैसे पिता हुए, पिता के भी पिता हुए, ठीक है। तो सभी हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो भूमि का क्या करते आए हैं, उपयोग करते आए हैं। तथा पूर्वज के साथ आने वाली पीढ़ियाँ, ठीक है, आने वाली पीढ़ियाँ वह भी भूमि का क्या करेंगी, उपयोग करेंगी। जैसे कि हमारे दादा जो है भूमि का उपयोग करते थे, अब आने वाली हमारे जो आगे भविष्य में पीढ़ियाँ आएंगी, हमारी संतानें होंगी, वो भी भूमि का क्या करेंगी, प्रयोग करेंगी। तो हम भोजन, मकान, कपड़े, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भूमि का जो उपयोग करते हैं हम किसके लिए करते हैं, तो भूमि से ही मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो भूमि का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो है भूमि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, तो उसको हम देखते हैं बेटा, ठीक है। तो नंबर 1 जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है वह है भोजन। वह क्या है बेटा, भोजन। भोजन की जो प्राप्ति है आपको, ठीक है, कहाँ से होती है, भूमि से ही होती है। अगर भूमि ना होती तो क्या हम भोजन को प्राप्त कर पाते, ठीक है। भोजन चाहे आपका गेहूँ हो, चावल हो, फल हो, सब चीज़ जो है हमें किससे प्राप्त हो रही है, भूमि से ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब दूसरी मूलभूत आवश्यकता जो होती है मानव की, वह होती है कपड़ा। वह क्या होती है, कपड़ा। अब कपड़ा भी तो जो है हमें भूमि से प्राप्त हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो भूमि से हमें जो है वह प्राप्त होता है, भूमि से हमें जो है बेटा, ठीक है, कपड़ा कैसे प्राप्त होता है, तो हमें भूमि से मिलता है कपास, ठीक है। और इस कपास से जो हम बना सकते हैं वह क्या बना सकते हैं, धागा, ठीक है। और धागे से ही जो है फिर किसका निर्माण किया जाता है, कपड़ा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भूमि से ही हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, कपड़े की प्राप्ति हो रही है। कैसे हो रही है, हमने देख ही लिया कि सबसे पहले जो है हमें क्या मिलेगा बेटा, ठीक है, तो कपास मिलेगा, कपास से धागा बनाएंगे और धागे से जो है क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े, हमने अभी तीनों आवश्यकताएं देखी थी मानव की, कौन कौन सी बेटा, ठीक है, भोजन, ठीक है, कपड़ा और जो मकान है, ठीक है। मकान कैसे बेटा, तो मकान के लिए आपको, ठीक है, पहले के मकान जो होते थे कच्चे होते थे, तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी मकान बनाने के लिए और मिट्टी की। तो लकड़ी और जो मिट्टी है वह भी हमें किससे प्राप्त होती थी, भूमि से प्राप्त होती थी, ठीक है। आज के जो मकान हैं, ठीक है, पक्के मकान होते हैं बेटा, तो इनको बनाने के लिए सीमेंट, ठीक है, गिट्टी, रेत, ठीक है, इन चीज़ों, लोहा
इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी तो बेटा हमें भूमि से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं हमारी, भोजन, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें हम भूमि से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो मानव क्रियाकलाप का तात्पर्य है कि मानव के कार्य कुछ ऐसे हैं, उनके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का तात्पर्य है बेटा, निम्नीकरण का तात्पर्य है भूमि का क्षय होना। क्या होना बेटा? क्षय होना, या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि होना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो हमने देखा कि ये सारी प्रक्रिया, भूमि से भोजन प्राप्त करना है, भूमि से कपड़ा प्राप्त करना है, भूमि से मकान प्राप्त करना है, और मनुष्य के इन लालचों की पूर्ति के लिए भूमि का क्या हो रहा है? तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या हो रहा है बेटा? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो हमने देखा पेड़ पौधों तथा फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना ही क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। जैसे हमने देखा कि कोई कृषि फसल है और उस कृषि फसल को जो है बहुत सारे पोषक तत्वों की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है। उन तत्वों की जब पूर्ति हम भूमि में से नहीं हो पाती है, तो हम अलग से जो है उर्वरक के रूप में उन तत्वों की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। उन तत्वों की कमी को ही क्या कहा जाता है? निम्नीकरण कहा जाता है, भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर, वर्तमान समय की अगर हम बात करें बेटा, तो वर्तमान समय में जो है कितने लाख हेक्टेयर भूमि जो है, भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। तो लगभग जो है 13 करोड़ हेक्टेयर, कितनी हेक्टेयर? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह, ठीक है, 13 करोड़ हेक्टेयर। तो हमने देखा लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, और कुछ मानव क्रियाओं जैसे कि वन उन्मूलन, ठीक है, खनन, अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण के लिए क्या हैं? उत्तरदायी हैं। तो देखते हैं हमने कौन कौन से क्रियाकलाप के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो मानव के निम्न क्रियाकलाप हैं जिनके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, मानव के निम्न क्रियाकलाप के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो मानव के निम्न क्रियाकलाप के कारण भूमि का क्या हो रहा है बेटा? निम्नीकरण हो रहा है। कौन कौन से क्रियाकलाप? तो नंबर 1 हमने देखा वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन का तात्पर्य है वनों को लगातार काटना, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वन उन्मूलन कहते हैं, ठीक है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वन जो हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और वनों के प्रतिशत में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। वनों के कटने से भी भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा कारण है बेटा खनन। अब खनन से जो है भूमि में गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे खनिज पदार्थों को रोक लेते हैं, जिससे भी जो है खनन प्रक्रिया, जैसे कि हम देख रहे हैं कहीं से खुद के गिट्टी निकाली जाती है, ठीक है, कहीं से सीमेंट, बहुत सारे खनिज पदार्थों के लिए भूमि को खोदा जाता है, वहीं खनन कहलाता है।
और खनन से भी जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। नंबर 3, अति पशु चरण। अति पशु चरण से भी भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। एक ही स्थान पर बार बार पशुओं को चराने से जो है, ठीक है, वहाँ की घास पेड़ पौधे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में जड़ें नहीं बनती हैं और जड़ ना होने के कारण भूमि जो है वो क्या होने लगती है, निम्नीकृत होने लगती है। तो भूमि निम्नीकरण के ये 3 जो हैं प्रमुख कारण हैं, वन उन्मूलन, खनन और अति पशु चरण। तो इन 3 वजहों से जो है भूमि का क्या हो रहा है बेटा, निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम। तो आगे देखते हैं हम, अगला जो हमें बताया गया है मृदा संसाधन। ठीक है, अगला क्या बताया गया है, मृदा संसाधन। तो क्या होता है मृदा संसाधन, हमें बताया गया है। तो मृदा संसाधन या इसी को हम बोल देते हैं लैंड रिसोर्सेज। क्या बोल देते हैं, लैंड रिसोर्सेज बेटा। ठीक है, तो मिट्टी या मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय योग प्राकृतिक संसाधन है। हमने संसाधन में 2 प्रकार देखे थे बेटा। ठीक है, संसाधन के कितने प्रकार देखे थे, 2 प्रकार देखे थे। और हमने संसाधन में 2 प्रकारों में देखा था, ठीक है, कौन कौन से। नंबर 1 देखा था हमने नवीनीकरणीय संसाधन। कैसे संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन। और दूसरा देखा था हमने अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो मिट्टी को जो है हम किस संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, तो मिट्टी या मृदा को जो है हम किसके अंतर्गत रखते हैं बेटा, नवीनीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। मृदा जो है, ठीक है, नवीनीकरणीय संसाधन भी है और प्राकृतिक संसाधन भी है। हमने देखा था ऐसे संसाधन जिनका कितना भी प्रयोग करें, ठीक है, लेकिन वह कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे संसाधनों को नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो मृदा भी जो है कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। तो मृदा जो हुई किस प्रकार की संसाधन हुई, तो मृदा जो हुई वह नवीनीकरणीय संसाधन हुई। तो हम देखते हैं बेटा, मिट्टी या मृदा दोनों एक ही बात है। मिट्टी या मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय योग और कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीनीकरणीय भी है और कैसा है, प्राकृतिक भी है। तो यह पौधों के विकास का माध्यम है। क्या मृदा के बिना जो है बेटा पौधों का विकास संभव है? ठीक है, पौधों का जो विकास है वह कैसे होता है, मृदा से ही होता है बेटा। ठीक है, और मृदा के बिना जो है पौधों का विकास जो है वह क्या नहीं है बेटा, संभव नहीं है। तो मृदा जो है पौधों के विकास का क्या है, माध्यम है। ठीक है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। हमने देखा कि मृदा, इस मृदा में जो है बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या होता है बेटा, वास होता है। बहुत सारे जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करने का जो काम करती है वह कौन करती है, मृदा ही करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। हमने देखा था जीवित तंत्र को ही नवीनीकरणीय संसाधन में रखा जाता है। तो मृदा जो हुई कैसी तंत्र हुई, जीवित तंत्र है। और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष का जो है समय लग जाता है। हमने देखा कि बेटा 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में, ठीक है, लाखों वर्षों का क्या लगता है, समय लगता है। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत बेटा क्या है, स्लो है। ठीक है, मृदा बनने की
प्रक्रिया में उच्चावाच, सेल, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ जो हैं प्रमुख कारक है। तो मृदा किस किस से मिलकर बनती है? ठीक है, तो सेल चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है वह, ठीक है। अगला जो है बेटा वनस्पति, ठीक है, सड़ गलने के बाद जो है मृदा में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे जो जैव पदार्थ हैं, ठीक है, इन सभी से जो है मिलकर किसका निर्माण होता है? तो इन सभी से मिलकर जो है किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि मृदा का निर्माण किन किन से होता है। अब मृदा बनने की प्रक्रिया के लिए कौन कौन, ठीक ठीक तो मृदा बनने की प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वह जरूरी है। तो हमने देखा कि उच्चावाच, सेल, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ जो हैं मृदा बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं मृदा निर्माण में सहायक कारक। हम बोल सकते हैं बेटा फैक्टर दैट हेल्प सॉइल प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब मृदा का प्रोडक्शन मतलब निर्माण, ठीक है। कहने का तात्पर्य मृदा के निर्माण में सहायक जो कारक हैं कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेल भी है, वनस्पति भी है, जैव पदार्थ भी है, जलवायु भी है, ये जो है मृदा निर्माण के कारक तत्व हैं बेटा। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि मृदा निर्माण में सहायक तत्व जो या कारक है वह नंबर 1 क्या है बेटा? सेल है, ठीक है। सबसे पहला कारक जो है सेल है बेटा, ठीक है। तो सेल जो हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो सकते हैं, ठीक है, बलुआ पत्थर हो सकते हैं, बलुआ पत्थर हो सकते हैं, चूना पत्थर हो सकते हैं, चूना पत्थर हो सकते हैं। ये सब जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? सेल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रॉक भी बोलते हैं। सेल को क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। तो सबसे पहला कारक जो है वह क्या है? सेल है, रॉक है, जिनसे मृदा के लिए उचित सामग्री मिलती है। हम देखते हैं कि जलवायु के कारण, ठीक है, सेल धीरे धीरे बारिश में जो है घुलते रहते हैं, घुल के जो है वनस्पतियों से मिल जाते हैं, उस प्रकार मृदा का निर्माण करते हैं। तो सामग्री मिलती है, सबसे पहला कारक सेल है, जिनमें मृदा के लिए उचित सामग्री मिलती है। में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, रेत, चाक हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, ये सब जो हैं सेल में आते हैं। दूसरा कारक जो हुआ बेटा वह है जलवायु। दूसरा कारक जो है वह क्या है? जलवायु। और जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु ही सेलों को एक लंबी अवधि में छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में बदलता है। जलवायु के कारण, जैसे कि अब पत्थर जो है कैसे टूटेगा, ठीक है, तो जलवायु की अगर हम बात करें तो तापमान के कारण जो है पत्थर टूटता है, ठीक है। वर्षा के कारण जो है, वर्षा में पत्थर जो है छोटे छोटे कणों में या टुकड़ों में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो जलवायु ही वह कारक है जिसके वजह से सेलों के क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अगला जो है तीसरा कारण बेटा, ठीक है, पेड़ पौधे। अगला तीसरा कारण क्या है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो हैं वह मृदा निर्माण में कैसे सहायक हैं, देखते हैं बेटा अपन, ठीक है। तो पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों से जो है मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो देखो, ठीक है। तो पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे की जड़ें सेलों में घुसकर उन्हें तोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। पेड़ पौधे भी जो हैं, ठीक है, वो सेलों को तोड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सेलों को तोड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते
हैं। तो हमने देखा कि पहाड़ पर हम जाते हैं, चट्टानों के बीच में से पेड़ पौधे निकल आते हैं और उन जड़ों में के कारण जो है चट्टान जो है बेटा क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो पेड़ पौधों की जड़ें सेलों में घुसकर उन्हें तोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। अगला जो चौथा कारक है वह है बेटा वर्षा। ठीक है, तो लगातार होने वाली वर्षा भी मृदा के निर्माण में सहायक है। यह भी सेलों को तोड़ने में सहायता करती है। लगातार वर्षा जो है बेटा ठीक है होने से हमने देखा कि वर्षा की बूंदें जो है पत्थर पे पड़ती है और धीरे धीरे उस पत्थर में से छोटे छोटे कण जो है वह निकलते रहते हैं। तो लगातार वर्षा भी ठीक है सेल को तोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। तो सेल को तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि मृदा निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, सेल है, ठीक है बेटा, फिर जलवायु है, पेड़ पौधे हैं और वर्षा है। सेल हमने देखे, ठीक है, ग्रेनाइट हो सकता है, बलुआ पत्थर हो सकता है, ठीक है, और चूना पत्थर हो सकता है। जलवायु को हमने देखा कि जलवायु भी जो है सेलों को तोड़ने का क्या करती है, काम करती है, तापमान के द्वारा, वर्षा के द्वारा। पेड़ पौधे भी जो है सेलों की मतलब पत्थरों की जड़ों में प्रवेश कर उन्हें तोड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और वर्षा लगातार वर्षा भी जो है सेल को तोड़ने का क्या कार्य, सेल को तोड़ने का कार्य करती है। तो मृदा निर्माण में सहायक तत्व सेल, जलवायु, पेड़ पौधे और वर्षा है। ठीक है बेटा, तो अब जो है हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम मृदाओं का वर्गीकरण। आगे क्या बताया गया है, मृदाओं का वर्गीकरण। तो मृदाओं के वर्गीकरण को देखते हैं बेटा कि मृदाओं का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार होता है। तो मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं, ये रहा मृदाओं का वर्गीकरण। तो मृदाओं के वर्गीकरण हमने देखा, ठीक है, या हम इसी को बोल देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या मृदाओं का वर्गीकरण। तो हमने देखा कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावाच मतलब अनेक प्रकार के क्षेत्र या भू आकृतियाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे, भू आकृतियों में पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, ये पाई जाती है। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावाच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारक अनेक प्रकार की मृदा जो है वो विकसित हुई। तो भारत में, ठीक है, अनेक क्षेत्र, अनेक भू आकृति, अनेक जलवायु पाई जाती हैं। इस प्रकार से मृदा भी जो है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा कि कौन सी मृदा बेटा, जलोढ़ मृदा। एक मृदा जो है वह कैसी मृदा है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया भी गया है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह क्या होती है, तो हमने देखा नंबर 1 हम देखते हैं कौन सी मृदा बेटा, जलोढ़ मृदा। नंबर 1 मृदा जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, जलोढ़ मृदा जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, खास तौर पर भारत के उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिलती है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पूरे के पूरे उत्तरी मैदान में जो मृदा पाई जाती है वह कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, ठीक है, अब ये जो मृदा है, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ, कौन कौन सी 3 नदियाँ, तो हम देखते हैं नंबर 1, ठीक है, 3 नदी तंत्र बेटा, ठीक है, कौन कौन से 3 नदी तंत्र। नंबर 1 हमें बताया सिंधु नदी तंत्र। नंबर 1 कौन सा है, सिंधु
नदी तंत्र। पहला तंत्र कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र हमने देखा बेटा गंगा नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। और तीसरा तंत्र हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को और देखते हैं बेटा हम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ पर देखते हैं। हमने देखा कि कौन कौन सी नदियाँ थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि 3 नदी तंत्र कौन कौन से थे। तो नंबर 1 देखा था हमने सिंधु नदी तंत्र। पहला कौन सा था? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा देखा था गंगा नदी तंत्र। और तीसरा देखा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये तीनों नदी तंत्र, ठीक है, तीनों नदी तंत्र द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बनी हुई होती है। तो जलोढ़ मृदा जो है, ठीक है, कैसे आती है बेटा? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को ही क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हम बोल सकते हैं कि जलोढ़ मृदा कैसी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा हम बोल सकते हैं कि नदियों के निक्षेपों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो हमने देखा कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेत, ठीक है, सिल्ट, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। रेत तो आपने देखी है, और सिल्ट का तात्पर्य पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इसी कारण ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, अब हमने देखा कि जलोढ़ मृदा जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल हमें देखने को मिलती है? तो जलोढ़ मृदा में हमें मुख्यतः, ठीक है बेटा, कौन कौन सी फसलें देखने को मिलेगी? तो हम देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा में हमें जो है बेटा गन्ना जलोढ़ मृदा में प्रमुख फसल। तो कौन कौन सी देखने को मिलेगी हमें? गन्ना, ठीक है, गन्ना, चावल और दलहन ही फसल। ठीक है, कैसी फसल? दलहनी फसल। तो जलोढ़ मृदा में जो है गन्ना बहुत अच्छा उपजाऊ होता है, चावल बहुत अच्छा उपजाऊ होता है। दलहनी फसलों से तात्पर्य दाल वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हमें दालों की प्राप्त होती है, जैसे कि तुअर दाल, ठीक है, मूंग, ठीक है बेटा, और भी मसूर, ठीक है, ऐसी सारी फसलें जिनसे हमें दालों की प्राप्ति होती है उन्हें हम दलहनी फसलें कहते हैं। तो हमने देखा कि गन्ना, चावल, गेहूं, दलहनी फसलों के उत्पादन में यह मिट्टी सहायक है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा को समझ गए आप। ठीक है, कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय में 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र हमने देख लिए, सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र
नदी तंत्र से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, या उनके निक्षेपों से बहाकर लाई गई मृदा को ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। दूसरी मृदा जो है, ठीक है, वह है बेटा काली मृदा, ठीक है। तो दूसरी मृदा जो है वह कौन सी है? काली मृदा। तो दूसरा मृदा का जो टाइप हुआ बेटा वह हुआ काली मृदा। दूसरा मृदा का जो टाइप हुआ वह क्या हुआ? काली मृदा। तो काली मृदा को हम जो हैं रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मृदा, या इसी को हम बोल देते हैं ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है बेटा। तो ब्लैक सॉइल या काली मृदा, या इसी का तुम्हें एक और नाम मिलता है बेटा रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी है ना कपास की खेती के लिए, और काली मृदा में जो सबसे अच्छी फसल होती है वह किसकी होती है बेटा? कपास की होती है। तो यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी में आपको कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं? तो इसमें आपको बेटा कैल्शियम, ठीक है, कौन कौन से? कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है बेटा, लोहा और पोटास, ठीक है, और हमें चूने, ठीक है, जैसे तत्वों से क्या होती है? परिपूर्ण होती है। तो यह मिट्टी कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, पोटास एवं चूने जैसे तत्वों से क्या होती है? परिपूर्ण होती है। मतलब काली मिट्टी में हमें कैल्शियम की मात्रा भी देखने को मिलती है, मैग्नीशियम भी, लोहा भी, पोटास और चूने के तत्व जो होते हैं वह परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश, ठीक है, काली मिट्टी जो है हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी बेटा? तो काली मिट्टी जो है हमें, ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो काली मिट्टी जो है हमें, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है बेटा। ये काली मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश के बाद यह मिट्टी जो है कहाँ पर देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र में भी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में भी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी जो है हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। और ठीक है, ये इतनी जगह है जहाँ पर आपको काली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, ठीक है, इन जगहों पर आपको जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है या किस फसल के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी? तो ध्यान रखना है बेटा, कपास की फसल के लिए जो है काली मृदा जो है सबसे अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बाद जो है हम देखते हैं अगली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बाद तीसरी मिट्टी जो है वो लाल एवं पीली मिट्टी। तीसरी मिट्टी कौन सी है बेटा? तो तीसरी मिट्टी जो है वह है हमारी लाल एवं पीली मिट्टी। तो तीसरी मिट्टी की अगर हम बात करें तो तीसरी मिट्टी जो होती है हमारी लाल, या इसी को हम बोल देते हैं पीली मिट्टी बेटा। ठीक है, क्या बोल देते हैं? पीली मिट्टी। एक ही मिट्टी है, वही मिट्टी लाल होती है, वही जो है क्या होती है? पीली होती है। तो देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं बेटा अपन। ठीक है, तो लाल मिट्टी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कौन कौन सी जो है मिट्टी हमको देखने को मिलती है? ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि अगली जो मिट्टी है बेटा वो हमारी कौन सी है? तो अगली जो मिट्टी है वह है हमारी लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी के बाद।
तो लाल एवं पीली मिट्टी में हम देखते हैं, ठीक है, कि लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। तो लाल एवं पीली मिट्टी में इस प्रकार की मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। लाल मिट्टी कब होगी बेटा वह? तो लाल मिट्टी जब मिट्टी में लोहे के कण क्या हों, लोहे के कण अधिक हों, ठीक है। तो अधिक हो गए तो फिर मिट्टी कैसी होगी? लाल होगी, ठीक है। लेकिन इसी मिट्टी में लोहे के कण जो हो क्या हो? कम हो। लोहे के कण क्या हो बेटा? कम हो। तो फिर यही मृदा जो है वो क्या कहलाती है? फिर यही मृदा जो है क्या कहलाती है? पीली मिट्टी कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब लोहे के कण अधिक होते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और लोहे के कण जो हैं कम होते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है ना। तथा कहीं कहीं पर क्या होता है? तो देखो, होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीला होता है। और पीला क्यों होता है? क्योंकि लोहे के कण की मात्रा जो है उसमें कम होती है। फिर यह मिट्टी जो है हमें, लाल मिट्टी जो है कहाँ पर देखने को मिलेगी बेटा? ठीक है, तो ये मिट्टी जो है हमें, ठीक है, कहाँ कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? उड़ीसा में, ठीक है। सीजी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। महाराष्ट्र में, ठीक है बेटा। केरल में, ठीक है। और जो है कर्नाटक में, ठीक है। तो इतनी जगहों पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लाल रंग जो होता है इस मिट्टी का किसके कारण होता है? लोहे के कण की अधिकता के कारण, ठीक है। और लोहे के कण कम होते हैं तो इसी मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में इस मिट्टी को देखने को मिलती है। अगली जो मिट्टी होती है वह होती है लेटेराइट मिट्टी, या इसी को क्या कहते हैं? लेटेराइट सॉइल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो लेटेराइट मृदा देखते हैं अब अपन, ठीक है। अगली मृदा जो है वो कौन सी है? लेटेराइट मृदा। तो अगली मृदा जो है वह कौन सी है? लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है बेटा? तो उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय या ऐसी जगह जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र हो। कैसी जगह? उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में, या हम बोल सकते हैं, ठीक है, शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक ऋतुओं के आगमन के कारण होता है। तो भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय है, हमने देखा। तो इसीलिए भारत में भी जो मृदा पाई जाती है वह लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो हमने देखा कि इस मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, तथा शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक ऋतुओं के आगमन के कारण होता है। इस प्रकार की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। ये जो मिट्टी होती है इसमें पोषक तत्व की जो होती है, ठीक है बेटा, वो क्या होती है? कमी होती है। और ये मिट्टी जो है, ठीक है, हमने देखा कि एक के बाद एक ऋतुओं के आगमन के कारण जो है इस प्रकार की मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भारत में जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर भी एक के बाद एक ऋतुओं का क्या होता है? आगमन होता है। यह मिट्टी, ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी फसलें जो हैं बेटा इसमें अच्छी होती है लेटेराइट मृदा में? तो
तो इस मृदा में जो है हमने देखा कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें जो है अच्छी होगी। तो यह मृदा, ठीक है बेटा, चाय, कॉफ़ी के साथ साथ बेटा काजू की खेती के लिए जो है उपयोगी है। तो लेटेराइट मृदा में आपकी चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल और काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार की जो मिट्टी है अपन को कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है बेटा, तो यह मिट्टी आपको केरल, ठीक है बेटा, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलती है या पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा देखा हमने। लेटेराइट मृदा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जो है पाई जाती है, या वहाँ पर जहाँ पर एक के बाद एक ऋतुओं का क्या होता है, आगमन होता है। लेटेराइट मृदा में मुख्यतः पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है, तो चाय, कॉफ़ी, काजू इन फसलों के लिए उपयोगी है। कहाँ पर देखने को मिलती है हमको, तो मुख्य राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये मृदा जो है हमें देखने को मिलती है। अगली मृदा जो है वह है बेटा मरुस्थलीय मृदा। तो अगली मृदा को हम देखते हैं कि अगली मृदा कौन सी है। ठीक है बेटा, तो अगली मृदा जो है वह कौन सी है, तो अगली मृदा जो है वह मरुस्थलीय मृदा। तो अगली मृदा की अगर हम बात करें तो अगली मृदा जो है वह है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा की अगर हम बात करें बेटा, तो कौन सी मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा को हम देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा। अगली मृदा कौन सी, मरुस्थलीय मृदा। तो हमने देखा कि मरुस्थलीय मृदा का जो रंग होता है बेटा वह लाल या कैसा देखने को मिलता है, भूरा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा जो होगी वो कैसी होगी, तो तो लाल होगी, क्या होगी, भूरी होती है। ये मृदाएं आमतौर पर, ठीक है, रेतीली, मरुस्थलीय मृदा जो होती है आमतौर पर कैसी होती है, रेतीली होती है बेटा। ठीक है, तुमने देखा होगा राजस्थान वाला अपना क्षेत्र। ठीक है, तो इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और नमी की मात्रा कम होती है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो स्वाभाविक बात है कि नमी की जो मात्रा होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कम होगी। नमी जो है हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। तो नमी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा का तात्पर्य नहीं कि हम इसमें कृषि नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी जो है इस मृदा को कैसा कर लें बेटा, सिंचित कर लें, तो सिंचित करके जो है इस मृदा पर भी जो है क्या की जा सकती है, कृषि की जा सकती है। तो हमने देख ली बेटा, ठीक है, कि मरुस्थलीय मृदा क्या है। मरुस्थलीय मृदा जो है भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती है बेटा, तो मरुस्थलीय मृदा जो है भारत में अगर हम बात करें तो यह आपके राजस्थान, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है बेटा, तो भारत में आपके राजस्थान मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी हमें, तो नंबर 1 मिलेगी हमें बेटा राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल है उस क्षेत्र में जो है देखने को मिलती है। और ठीक है, राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेगी, राजस्थान में थार के मरुस्थल में देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, गुजरात में भी हमें देखने को मिलती है कच्छ वाले इलाके में। कहाँ पर बेटा, कच्छ वाला जो इलाका है वहाँ पर भी हमें मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। और राजस्थान के जैसलमेर जिले में भी मरुस्थलीय मृदा जो है देखने को मिलती है। ठीक है बेटा,
आगे की जो पाठ है हम अगले भाग में देखते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ ठीक है और इस पाठ को आप PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल कहें, हम आपके लिए PDF उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।